हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम बीटा पर यानी कि एनसीईआरटी ट्यूटोरियल पर। और यहां पर इस वीडियो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। तो यहां पर इस वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं, एनसीईआरटी बुक की मदद से पढ़ने वाले हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को शुरू करते हैं और लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। अब यहां पर जब इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं तो यहां पर कुछ बेसिक बातें बताई जा रही हैं एग्रीकल्चर के बारे में और इंडिया के बारे में, कि मतलब एग्रीकल्चर और इंडिया का आपस में क्या रिलेशन है, समझ गए। तो यहां पर कहता है कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री। 2/3 of its population is engaged in agriculture activities. Agriculture is a primary activity which produces most of the food that we consume. Besides food grains, it also produces raw material for various industries. तो यहां पर ये क्या बता रहा है, बहुत बेसिक सी बात है, सिंपल सी बात है कि भाई देखो, इंडिया जो है एग्रीकल्चर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया के लिए एग्रीकल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे देश की जो जनता है, हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, उसमें से 2/3 पॉपुलेशन अपनी जीविका के लिए, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड करता है। ठीक है। अब इसके साथ साथ एग्रीकल्चर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है कि एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है और एग्रीकल्चर से ही हमें सारे फूड मटेरियल मिलते हैं। यानी जो भी भोजन हम लोग खाते हैं, चाहे वो हम एग्रीकल्चर करें या ना करें, हम कोई प्राइवेट जॉब करें या स्टूडेंट हो, कोई भी हो, हमें जो फूड मिलता है वो एग्रीकल्चर से ही आता है। इसलिए भी एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ में बहुत सारे हमारे इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जिनके रॉ मटेरियल भी कहां से आते हैं, एग्रीकल्चर से ही आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग टायर इंडस्ट्री को देखते हैं। टायर इंडस्ट्री में जो रबर यूज होता है वो कहां से आता है, एग्रीकल्चर से आता है, प्लांट से आता है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो जो हमारे जूट मिल चलते हैं, जूट की बोरियां बनती हैं, या फिर जो हमारे सुगल मिल चलते हैं, चीनी बनाने वाले मिल जो होते हैं, उनमें क्या होता है, गन्ना यूज होता है। रॉ मटेरियल कहां से आया, एग्रीकल्चर से। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो अपने रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसी प्रकार से आपका जो कॉटन का मिल हो गया, कॉटन कपड़ों का मिल हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, समझ गए। अब यहां पर यही सवाल पूछता है, कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल, तो उसका नाम आप बता सकते हैं। इसके अलावा यहां पर कहता है सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक टी, कॉफी, स्पाइसेस एक्सेट्रा आर आल्सो एक्सपोर्टेड। मतलब कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि एग्रीकल्चर से हमें प्राप्त होती हैं, उनको बड़े स्तर पर हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिससे हमें फॉरेन मनी का भी फायदा होता है, मतलब फॉरेन करेंसी भी हम उससे कमाते हैं। अब हम तो समझ गए यहां पर कि एग्रीकल्चर क्या है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर एग्रीकल्चर को हमें डिटेल में जानना है, समझना है, पढ़ना है, तो आइए उसको समझना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो हम समझेंगे एग्रीकल्चर के टाइप्स, कितने प्रकार की फार्मिंग होती है, किन किन तरीकों से हम लोग खेती का काम करते हैं, एग्रीकल्चर करने का काम करते हैं। तो यहां पर कहता है कि एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री. Over these years, cultivation methods have changed significantly depending upon the characteristic of physical environment, technological know-how and socio-cultural practices. कहता कि देखो भाई, एग्रीकल्चर जो है वो एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मतलब कि यहां पर अगर हम लोग बात करें तो हजारों सालों से लोग इंडिया में खेती करते आए हैं। इंडिया में क्या, पूरी दुनिया में हजारों लाखों सालों से लोग क्या कर रहे हैं, खेती करने का काम कर रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी आई, लोगों को समझ आया, जानकारी आई, वैसे वैसे खेती करने का तरीका बदल गया। पहले लोग बहुत अलग तरीके से खेती करते थे, अब खेती करने का तरीका बहुत ही बदल चुका है। अब यहां पर बात यही कहता है कि देखो, फार्मिंग जो आज के जमाने में की जा रही है, आज तुम्हारे आसपास जो खेती हो रही है, वो खेती अलग अलग तरीकों से हो रही है, कई तरीकों से। मतलब कि इंडिया के अलग अलग इलाकों में जाओगे तो तुमको अलग अलग फार्मिंग सिस्टम प्रैक्टिस किए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग यहां पर हम पढ़ लेते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टाइप है फार्मिंग का, वो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नाम बहुत सिंपल है और नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। अगर इन दो शब्दों का आप मतलब जानते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पर इसका मतलब क्या होता है। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव का मतलब एक प्रकार से होता है पुराने तौर तरीके से, पुरानी तकनीक से, या फिर पुराना होना, मतलब जो बहुत एज ओल्ड है उसकी बात हो रही है यहां पर। अब सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? सबसिस्टेंस का सिंपल मतलब होता है जीविका निर्वाह। मतलब यह भी थोड़ा शब्द थोड़ा हेवी था।
मतलब सिंपल बात यह है कि आप किसी तरीके से अपना जिंदगी चला रहे हैं, अपनी जो बेसिक जरूरतें हैं सिर्फ उसको पूरा कर रहे हैं, तो उसको उसके लिए सब्सिस्टेंस वर्ड यूज होता है। अब यहां पर ये शब्द हुआ, दोनों शब्द को जब हम मिला देते हैं और ये पूरा बन जाता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसका मतलब होता है कि हम एक ऐसा खेती कर रहे हैं जिसका मेन टारगेट है कि हम अपना जीविका किसी प्रकार से चला लें, अपनी बेसिक जरूरतों को किसी प्रकार से पूरा कर ले। और उस खेती को करने के लिए जो हम टूल्स यूज कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, वो कैसा है? प्रिमिटिव है, एज ओल्ड है, बहुत पुराना है। सिंपल सी बात है और यही चीज आपको यहां पर इस पैराग्राफ में समझना है इस प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। तो क्या कहता है, ये इसको भी पढ़ लेते हैं। कहता है कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। मतलब पूरी इंडिया में इस प्रकार की खेती नहीं होती है, लेकिन इंडिया के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर आज भी इसी प्रकार की खेती होती है। कैसी खेती? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। ठीक है, आगे कहता है कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, डाउ एंड डिगिंग स्टिक एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर। कहता है कि यहां पर इसका मतलब क्या हुआ? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में होता क्या है? होता यह है कि यहां पर जो एग्रीकल्चर किया जाता है वो स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पर किया जाता है। बहुत बड़े बड़े खेत नहीं होते हैं, छोटे छोटे खेतों पर खेती की जाती है। साथ में यहां पर जो टूल्स यूज होते हैं वो प्रिमिटिव टूल्स होते हैं, जैसे कि हो का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, डाउ डिगिंग स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर किसी भी तरीके से हल का हम इस्तेमाल नहीं करते या फिर हम लोग ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते। तो इस प्रकार से जो खेती होती है वो आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो गया। अब इसमें और भी बातें हैं, और भी पॉइंट्स है। क्या पॉइंट्स है? अगला पॉइंट ये है कि यहां पर हम लोग जो लेबर यूज करते हैं, जो लोग इस खेती में लगते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, वो परिवार के ही लोग होते हैं या फिर समाज के लोग होते हैं। समाज के लोग कहने का मतलब क्या है भाई? मतलब कि मान लो कोई छोटा सा गांव है, गांव के लोग अगर मिल करके खेती कर रहे हैं, इसी प्रकार की खेती कर रहे हैं, तो वो भी आपका इसी में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ये जो खेती होती है, यहां पर खेती पूरी तरीके से नेचर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। मतलब कि नेचर में पानी अच्छा हुआ तो अनाज उगेगा, धूप ज्यादा हो गया, गर्मी हो गई, सूखा पड़ गया, अनाज नहीं उगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो खेती की जाती है उसमें पानी के लिए मॉनसून के ऊपर लोग डिपेंडेंट होते हैं, जमीन की नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर इस खेती में, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, इरिगेशन की व्यवस्था नहीं की जाती है और साथ में किसी भी प्रकार से खेत में फर्टिलाइजर या फिर मैन्योर वगैरह ऐड नहीं किया जाता है। मतलब जो जमीन है उसमें हमने अनाज लगा दिया, अगर उग गया तो ठीक, नहीं उगा तो भी ठीक, उसमें कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। समझ गए? तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर इस खेती के लिए एक नाम इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है, इसको हिंदी में झूम खेती कहा जाता है। अब झूम खेती पूरी दुनिया में नहीं कहा जाता है, इंडिया के कुछ इलाकों में झूम खेती कहा जाता है, जिसकी वजह से झूम खेती इसका नाम पड़ गया। लेकिन इसके और भी नाम है, अलग अलग इलाके में अलग अलग नाम से इस प्रकार की खेती को जाना जाता है। तो वो नाम अभी हम देखने वाले हैं, लेकिन आगे का पैराग्राफ हम क्लियर कर लेते हैं। कहता है कि फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। अब ये खेती कैसे होता है ये आपको बताया जा रहा है कि यहां पर क्या होगा कि जो लोग हैं, जो खेती करने वाले हैं, जो परिवार के लोग हैं, जो कम्युनिटी के लोग हैं, वो क्या करेंगे? जंगलों में घूम रहे हैं या कहीं भी घूम रहे हैं, वहां पर उनको कोई जमीन दिखा के लगा कि भाई ये जमीन जो है इस पर खेती की जा सकती है, इस पर अनाज हमारा उग जाएगा। उस जमीन को क्या किया जाएगा? सबसे पहले तो साफ किया जाएगा। साफ करने का मतलब क्या है? वहां पर अगर पेड़ है तो उसको काट दिया जाएगा, झाड़ियां हैं तो उसको काट दिया जाएगा, पूरा जमीन को क्लीन किया जाएगा। और यहां पर क्या होगा? यहां पर फिर अनाज लगा करके खेती की जाएगी। अब अनाज लगाने से पहले यहां जो पेड़ थे, जो पेड़ उगे हुए थे, उन पेड़ों को काट दिया गया है, तो इनको जला दिया जाएगा और जला करके जो राख बनेगा उस राख को एज अ फर्टिलाइजर यूज कर लिया जाएगा इसी ही जमीन पर। और यहां पर फिर क्या किया जाएगा? खेती किया जाएगा। अब यहां पर खेती किया जाएगा और यहां पर खेती कब तक चलेगा? जब तक कि इस जमीन में फर्टिलिटी रहेगी, इस जमीन में उर्वरकता रहेगी। समझ गए? जैसे हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल,
मैक्सिमम जितना समय तक लगा कि भाई खेती ठीक ठाक हो रही है तब तक यहां पर खेती होगा। और जैसे ही यहां पर सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज करती है वैसे ही यहां पर जो फार्मर्स हैं अपने परिवार के साथ क्या कर जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। शिफ्ट कर जाते हैं, फिर एक नया जमीन खोजते हैं, नए जमीन को क्लीन करते हैं, वहां पर भी यही प्रोसेस अपनाते हैं, पेड़ झाड़ियां जो भी हैं उनको काटते हैं और वहां पर फिर से खेती शुरू करते हैं। तो यहां पर ये खेती का प्रोसीजर है कि भाई क्या करो, एक जमीन चुनो, जमीन को साफ करो, वहां पर अनाज उगाओ, अनाज की फर्टिलिटी, खेत की फर्टिलिटी गिर जाए तो फिर अगले जमीन पर चले जाओ, वहां पर शिफ्ट करके एक नया फ्रेश पैच ऑफ लैंड को यूज करो कल्टीवेशन के लिए। और इस प्रकार के कल्टीवेशन को हम लोग या तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी वर्ड इसी एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है और साथ में हिंदी में झूम खेती वगैरह नाम भी यूज होते हैं। तो वो चीजें हम यहां पर आगे देखने वाले हैं। अब आगे कुछ पॉइंट से क्या कह रहा भाई, दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस। अब यहां पर एक बात आपके मन में सवाल आएगा कि भाई देखो यहां पर ये लोग ऐसा करते क्यों हैं कि भाई एक ऐसा जमीन है, ये जमीन को किया, खेती किया, फिर अगले जमीन पर चले गए और वहां पर फिर खेती करने लगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि यहां पर ये लोग किसी भी प्रकार के फर्टिलाइजर को यूज नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के मैन्योर को यूज नहीं कर रहे हैं। तो जो जमीन है जिस पर खेती की जा रही है, कुछ समय के बाद उस जमीन की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, उस जमीन की उर्वरकता कम हो जाएगी और उनके पास कोई साधन नहीं है कि उसकी उर्वरकता को, फर्टिलिटी को इंक्रीज कर दे। तो वो लोग उस जमीन को छोड़ करके दूसरे जमीन पर चले जाते हैं और जितने दिनों तक ये जमीन छोड़ दिया जाता है, जैसे 2 साल 3 साल 4 साल तक के लिए इस जमीन को छोड़ दिया, तो यहां पर नेचर क्या करेगा, जो इन्वायरमेंट है, नेचर है, उस इस जमीन को फिर से क्या कर देगा, रिप्लेनिश कर देगा। समझ गए? मतलब ये फिर से खेती करने के लायक हो जाएगा आज के 5 साल के बाद। तो वहां पर हो सकता है 5 साल 10 साल के बाद फिर से यहां पर आए और फिर से खेती करें। तो इस प्रकार से क्या होता है, नेचर जो है उसके ताकत को यूज करके जमीन जो है रिप्लेनिश हो जाता है, जमीन में फर्टिलिटी वापस आ जाती है। समझ गए? अब यहां पर ये जो खेती होती है इसमें लैंड प्रोडक्टिविटी काफी कम होती है। प्रोडक्टिविटी कम होने का मतलब क्या है, मतलब कि कोई जमीन है अगर उसमें हम लोग फर्टिलाइजर नहीं डाल रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार का मैन्योर यूज नहीं कर रहे हैं, इरिगेशन नहीं दे रहे हैं, तो वहां पर जमीन की जो फर्टिलिटी होगी वो काफी कम होगी। जैसे यहां पर अगर हम लोग स्लैश एंड बर्न करते हैं तो इतने बड़े जमीन से हमें 100 केजी का अनाज मिलेगा, लेकिन इतने ही बड़े जमीन पर अगर हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, हम लोग इरिगेशन देते हैं, वीडीसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता है कि हमें 300 केजी अनाज मिल जाए। तो यहां पर यही बात है कि जो हमारा प्रोडक्टिविटी है वो काफी कम होता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। समझ गए? तो यहां पर इसके बारे में कहता है कि इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देश के अलग अलग हिस्सों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब कौन कौन से नाम है भाई, तो नाम जरा सा हम लोग देख लेते हैं। ये क्यों हमें देखना जरूरी है, क्योंकि ये नाम पूछता है कि भाई जो हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको ब्राजील में क्या बोला जाता है, या फिर ब्राजील में, जैसे ब्राजील में अगर हम लोग बात करें तो रोका बोला जाता है, पूछ देगा रोका कहां पर बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं 1 मार्क्स में प्रीवियस ईयर्स में, इसलिए यहां पर इसको देखना जरूरी है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में झूमिंग कहा जाता है, झूम खेती कहा जाता है, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में। मणिपुर में पामलू कहा जाता है, इसके बाद दीपा बस्तर में कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में, और इसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड में भी दीपा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बात करें तो मेक्सिको में मिल्पा कहा जाता है। इसके बाद आपको मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में, वेनेजुएला में कोनुको कहा जाता है, रोका ब्राजील में कहा जाता है, सेंट्रल अफ्रीका में मासोल कहा जाता है, लद्दाख इंडोनेशिया में और वियतनाम में रे कहा जाता है। ठीक है, इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग इलाके में बेवर या फिर दहिया कहा जाता है मध्य प्रदेश में, पोड़ू या फिर पेंडा कहा जाता है आंध्र प्रदेश में, पामा डाबी या फिर कोमान या फिर ब्रिंगा कहा जाता है उड़ीसा में, कुमारी या कुमारी कहा जाता है वेस्टर्न घाट में, और वालरे कहा जाता है साउथ ईस्ट राजस्थान में, खील हिमालयन बेल्ट में, कुरुआ झारखंड में, और झूमिंग कहा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में।
तो ये कुछ अलग अलग रीजन में आपके नाम है झूम कल्टीवेशन के। और यहां पर एक झूम कल्टीवेशन खेत का आपको तस्वीर भी दिखाया गया है, जहां पर जो पेड़ पौधे पहले से थे उनको काट करके बर्न कर दिया गया, क्लियर कर दिया गया। उसके बाद यहां पर खेती वगैरह की जा रही है। अब यहां पर एक बच्ची की कहानी है कि बच्ची जो अपने फैमिली के साथ रहती है, एक गांव में रहती है, असम के दीफू के आसपास के इलाके में, और यहां पर अपने फैमिली के लोगों को देख रही है कि वो जमीन को साफ कर रहे हैं, वहां पर जमीन पर खेती की जा रही है, इसको बहुत अच्छा लग रहा है, ये इसको लग रहा है कि हम यहीं पर रहेंगे, इस प्रकार की बातें। लेकिन इसको क्या पता है कि भाई इसका परिवार कुछ समय बाद वहां से शिफ्ट करने वाला है। तो भाई सवाल यह है कि इसका परिवार कौन सी प्रकार की खेती करता है? तो इसका परिवार करता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सिंपल सी बात है। अब यहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो कि आपको जानना जरूरी है। वैसे बेसिक क्वेश्चन से ज्यादा कुछ खास क्वेश्चन आए नहीं है। जैसे डिस्क्राइब झूमिंग कल्टीवेशन इन 1 सेंटेंस, 1 मार्क का क्वेश्चन था, पूछा गया था। अदर नेम ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होगा या फिर झूम खेती आप कह सकते हैं। हाउ डाउ डिगिंग स्टिक आर एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ फार्मिंग, तो भाई शिफ्टिंग कल्टीवेशन से के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपसे पूछे गए थे, और भी कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन ही इस टॉपिक से बनते हैं। अब यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने क्या है भाई? आगे हमारे सामने है अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में यहां पर आप देख रहे हैं फिर से एक वर्ड आया, वो है सब्सिस्टेंस। मतलब क्या? जीविका निर्वाह। मतलब जो बेसिक जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए हम लोग खेती कर रहे हैं। लेकिन यहां पर खेती हम लोग प्रिमिटिव नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम लोग इंटेंसिव कर रहे हैं। समझ गए? मतलब कि यहां पर हम लोग काफी ताकत लगा रहे हैं, काफी रिसोर्सेज लगा रहे हैं, लेकिन हमारा टारगेट क्या है? सब्सिस्टेंस टारगेट है हमारा। समझ गए? तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग यहां पर हो गया। इसको आइए समझते हैं। अब यहां पर कहता है कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। अब कहता है कि देखो, जिन इलाकों में आबादी ज्यादा है, जमीन पर काफी प्रेशर है। जमीन पर प्रेशर होने का मतलब क्या है? मतलब कि भाई तुम्हारे गांव में बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारे गांव में मान लो कि 1000 लोग रहते हैं, या फिर मान लो कि 200 परिवार रहते हैं, हर परिवार में 5 लोग हैं, ठीक है? तो हर परिवार के पास जमीन छोटा छोटा है, छोटा छोटा जमीन है, और हर परिवार को अपनी खाने की जरूरत को पूरा करना है। तो भाई हर परिवार क्या चाहेगा कि इस छोटे छोटे जमीन से ही उसको ज्यादा से ज्यादा अनाज मिले। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अनाज मिलेगा तभी वो अपनी जरूरतों को पूरा करने पाएगा, सब्सिस्टेंस करने पाएगा। तो यहां पर ये जो खेती होती है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, ये ऐसे इलाके में की जाती है जहां पर जमीन के ऊपर प्रेशर ज्यादा है। जमीन के ऊपर प्रेशर मतलब समझ गए कि एक गांव में 200 लोग हैं, उस गांव में हर परिवार के पास छोटा छोटा जमीन है, तो हर परिवार अपने जमीन से ज्यादा आउटपुट लेना चाहता है। अब ज्यादा आउटपुट लेने के लिए हर परिवार क्या करता है? वहां पर बहुत सारे बायोकेमिकल इनपुट डालेगा, मतलब फर्टिलाइजर डालेगा, मैन्योर डालेगा, पेस्टिसाइड यूज करेगा, वीडिसाइड यूज करेगा, और भी कुछ यूज होता है तो वो यूज कर लेगा ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले। समझ गए? वहां पर इरिगेशन का भी वो व्यवस्था करेगा ताकि मैक्सिमम आउटपुट लिया जा सके। लेकिन यहां पर ये जो खेती होती है, ये क्यों की जाती है? ये की जाती है ताकि अपने परिवार का पेट पाला जा सके। समझ गए? अब यहां पर अगर हम लोग आगे बात करें, यहां पर ये ऐसा नौबत क्यों आया या फिर ऐसा होता क्यों है, कुछ पॉइंट्स इसके ऊपर बात की गई है। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि देखो, राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से जो लैंड है वो कई सारे जनरेशन होते होते लोगों के बीच में बहुत विभाजित हो गया है। मतलब क्या हुआ? मतलब यहां पर यह हुआ कि पहले मान लो कोई परिवार था, परिवार के पास इतना बड़ा जमीन था, ठीक है? अब उस परिवार में 4 लड़के हो गए। अब 4 लड़के हो गए तो यह पूरा जमीन क्या हो गया? 4 टुकड़ों में बट गया। चारों लोगों के पास 1/4 जमीन आ गया। उन चारों लड़कों के 2-2 लड़के हो गए, तो यह जमीन भी क्या हो गया? आपका यहां से 4 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। अब हर आदमी के पास इतना छोटा छोटा जमीन है, इतना छोटा छोटा जमीन है, ठीक है? अब इन सबका भी एक एक 2-2 बेटे हो गए, समझ गए? 2-2 संतानें हो गई, तो इन सबका भी आप देख रहे हैं कि आधा आधा हो गया। तो पहले एक परिवार के पास इतना जमीन था, लेकिन अब एक परिवार के पास इतना जमीन है, इतना जमीन है, इतना जमीन है। तो क्या देख रहे हैं आप? आप देख रहे हैं कि लैंड होल्डिंग साइज हर एक परिवार का कम हो गया जनरेशन वाइज। एक जनरेशन में 2 था, फिर 1 हुआ, फिर आधा हुआ, फिर आधा का भी आधा हो गया।
इस प्रकार से यहां पर क्या हो रहा है, लैंड होल्डिंग साइज कम हो रहा है। किस चीज की वजह से, राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से। मतलब पिताजी की संपत्ति बेटे को मिली, बेटे की संपत्ति उसके बेटे को, इसकी वजह से कई जनरेशन में क्या हो गया, लैंड होल्डिंग साइज कम हो गया। और कम होने का मतलब यह है कि इतना कम हो गया कि वहां पर खेती करना अब अनइकोनॉमिकल है। मतलब कि यहां पर क्या है, खेती करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हमें नहीं होगा। भले ही हो सकता है कि कुछ महीनों का राशन हमें मिल जाए, कुछ महीनों का हमें खाना पानी मिल जाए, लेकिन हम उससे अपने पूरे परिवार का खर्चा नहीं चला सकते। क्योंकि देखिए, आपको अपनी जिंदगी चलाने के लिए सिर्फ अनाज की जरूरत नहीं होती है, उसके अलावा आपको पढ़ाई करना होता है, इलाज करना होता है, कपड़े पहनने होते हैं, कहीं घूमने जाना होता है, बहुत सारे काम करने होते हैं। तो सारे काम इस प्रकार के खेती में आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहां पर यह नाम क्या है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। मतलब सब्सिस्टेंस मेन टारगेट है यहां पर, समझ गए। कहता कि द फार्मर कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, दस देयर इज इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड। कहता कि देखो यहां पर कई सारी बातें हैं। पहला बात को तो क्या, हर परिवार के पास जमीन कम है। क्यों कम है भाई, लैंड राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से। अब हर परिवार के पास जमीन कम है, तो यहां पर जो जमीन कम है तो लोग दूसरा काम क्यों नहीं कर रहे हैं, खेती क्यों कर रहे हैं। खेती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, इनके पास दूसरा लाइवलीहुड का जरिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खेती ही है। तो ये खेती पर चाहते हैं कि जितना ज्यादा जमीन से आउटपुट हमें मिल सके उतना ज्यादा मिल जाए। अब यहां पर बात यह है कि इस चीज की वजह से जिस इलाके में इस प्रकार की खेती होती है वहां पर जमीन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, समझ गए। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने आता है अगला प्रकार का एग्रीकल्चर, जो कि है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग का मतलब ही आप समझ रहे हैं, नाम से ही कॉमर्स है यहां पर, मतलब पैसे की बात हो रही है। हम लोग ये खेती क्यों करते हैं, ताकि हम पैसे कमा सके। हमारा खर्च, ये टेंशन नहीं है कि हमारे परिवार को रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, टेंशन क्या है कि हमें बहुत पैसा कमाना है, समझ गए। तो कॉमर्शियल फार्मिंग की बात करते हैं। अब यहां पर कहता है कि द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट, एग्जांपल हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। अब यहां पर कॉमर्शियल फार्मिंग का भाई हमारा टारगेट क्या है, टारगेट है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, ज्यादा से ज्यादा हमें पैसा कमाना है। तो हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा पैसा खर्च भी करेंगे, बहुत ज्यादा पैसा लगाएंगे। अगर हमें ट्यूबवेल लगवाने की जरूरत है, ट्यूबवेल हम लगाएंगे। हम अपने खेत में क्या करेंगे, HYV सीड्स का इस्तेमाल करेंगे, समझ गए। यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का मतलब कि जो आपको हाइब्रिड सीड्स कहा जाता है, हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें एक प्रकार से प्रोडक्टिविटी मिल सके। अब यहां पर बात है, कहता है कि देखो हम कह तो रहे हैं कॉमर्शियल फार्मिंग, लेकिन देश के हर इलाके में, हर जगह पर एक जैसी कॉमर्शियल फार्मिंग नहीं की जाती है। मतलब समझिए, मतलब देखो यहां पर यह है कि यहां पर को लोग जो हैं, जैसे अगर आप इंडिया के अलग अलग इलाकों में देखो, तो इंडिया के अलग अलग इलाके में आपको यहां पर अगर मैं बात करूं, तो जैसे यहां पर पंजाब है, एक मिनट में इसको क्लियर करता हूं। जैसे यहां पर मान लो तुम्हारा पंजाब है, यहां राजस्थान है, तो पंजाब में आपका जब खेती होता है तो वहां पर जो लोग खेती कर रहे हैं उनका मेन टारगेट है भाई हम खेती करेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। उसके बगल में जो हरियाणा है, हरियाणा में भी लोग खेती करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे। लेकिन यहां पर मान लो उड़ीसा है या फिर तमिलनाडु है, यहां पर सॉरी यहां पर आंध्र प्रदेश है, यहां पर तमिलनाडु है, यहां पर जो लोग खेती कर रहे हैं उनका टारगेट है कि भाई देखो खेती करेंगे, हमको 100 केजी अनाज मिलेगा और 100 केजी में से हम 50 केजी अपने पास रख लेंगे और 50 केजी जाकर के बेच देंगे। तो ये हमारे लिए कॉमर्शियल फार्मिंग है, ठीक है। अब यहां पर इसके अलावा और भी तरीके के कॉमर्शियल फार्मिंग के कंडीशंस है कि जैसे हम अगर देखें तो राइस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो राइस हम लोग उगाते हैं, तो राइस आपका पंजाब में क्या है, एक प्रकार का कॉमर्शियल क्रॉप है कि राइस की खेती की जाती है और उसको बेच करके खूब पैसा कमाया जाता है। लेकिन जब उड़ीसा में राइस उगाया जाता है तो उड़ीसा में राइस है सब्सिस्टेंस क्रॉप, मतलब कि लोग अपने पेट भरने के लिए राइस उगाते हैं। तो यहां पर आपको जब कॉमर्शियल फार्मिंग की बात होती है तो पूरी इंडिया में एक जैसा कॉमर्शियल फार्मिंग नहीं होता है, अलग अलग इलाकों में अलग अलग आपको कंडीशन से अलग अलग तरीके से खेती होती है। यही चीज यहां पर कहता है कि राइस इज अ कॉमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन ओडिशा इट इज सब्सिस्टेंस क्रॉप। ठीक है, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर
कहता है कि कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल ऑफ क्रॉप्स विच मे बी कॉमर्शियल इन वन रीजन एंड मे प्रोवाइड सब्सिस्टेंस इन अनदर रीजन। तो और भी कई सारे क्रॉप्स हैं जो इसमें आ सकते हैं। अब यहां पर बात करें तो यहां पर कॉमर्शियल फार्मिंग में एक स्पेशल टाइप ऑफ फार्मिंग होती है जिसको कि प्लांटेशन कहा जाता है। प्लांटेशन क्या है भाई? प्लांटेशन एक प्रकार का कॉमर्शियल फार्मिंग ही है, लेकिन इसमें होता यह है कि इसमें हम लोग एक सिंगल क्रॉप को बहुत बड़े एरिया में उगाते हैं। बहुत बड़े एरिया मतलब क्या है? बहुत बड़े एरिया मतलब वहां पर मेन पूरा टारगेट ही है कि पैसा कमाना है। वहां पर कंपनी के जैसा पूरा चल रहा है कि वहां पर 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत चीजें कर रहे हैं। तो उस प्रकार से जब हम खेती करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? प्लांटेशन। यहां पर खास बात क्या है? हम लोग सिंगल क्रॉप उगाते हैं। जैसे कि हम लोग केला का खेती करने लगे या फिर चाय का खेती करने लगे, तो ये सारे आपके प्लांटेशन में आ जाते हैं। कहता है कि द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। प्लांटेशन का मेन टारगेट क्या होता है कि भाई हमें चीजों को इंडस्ट्री के जरिए बेचना है। जैसे चाय जो है, चाय खेती हुई उसके बाद जाता है मार्केट में, वो कंपनियां उसको बेचती हैं, ठीक है। उसी मेन एक प्रकार से ये टारगेट होता है, समझ गए। आगे कहता है कि प्लांटेशन कवर्स लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट विथ द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स। All the produce is used as raw material in respective industries। जितना भी प्रोडक्ट बनेगा उसको इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाएगा, समझ गए। आगे एक बात करें तो इंडिया में जो प्लांटेशन होता है उसका एग्जांपल है, जैसे टी का प्लांटेशन होता है इंडिया में, कॉफी का होता है, रबर का होता है, शुगर केन का होता है, बनाना होता है। ये कुछ स्पेशल प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। जैसे एग्जाम्पल भी दिया गया है, असम में टी उगाया जाता है, नॉर्थ बंगाल में कॉफी उगाया जाता है, टी जो है असम और नॉर्थ बंगाल में उगता है, कॉफी कर्नाटक में उगता है, और साथ में अगर हम लोग बात करें तो आपका रबर का भी प्लांटेशन आपको मेरे ख्याल से कर्नाटक या केरल के रीजन में ही होता है, वो यहां पर नहीं दिया गया, ठीक है। अब यहां पर बात करें तो यहां पर जो प्लांटेशन होता है उसका मेन टारगेट क्या होता है? मेन टारगेट है कि भाई इंडस्ट्री को बेचो, इंडस्ट्री इसका यूज करेगी। जैसे रबर को इंडस्ट्री को बेचोगे तो टायर बनाया जाएगा, टी बेचोगे तो पैक करके या तो एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा या फिर इंडिया में बेचा जाएगा। तो इसकी वजह से इंडस्ट्री के साथ लिंकअप की वजह से यहां पर जब हम प्लांटेशन करते हैं तो हमें एक वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए होता है ताकि प्लांटेशन एरिया को कनेक्ट किया जा सके, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चाहिए होता है, और ये सभी चीजें होने पर भी प्लांटेशन अच्छे से डेवलप करने पाता है, समझ गए। मतलब प्लांटेशन को डेवलप करने के लिए ये चीजें कुछ रिक्वायरमेंट होती है। अब यहां पर आप बनाना का प्लांटेशन देख सकते हैं कि किस प्रकार से एकदम सीधी रो में बनाना का प्लांटेशन किया गया है। अब इसके बाद आगे देखें तो यहां पर बैम्बू प्लांटेशन का उदाहरण है, बैम्बू प्लांटेशन भी होता है ताकि बैम्बूज को ग्रो किया जा सके। अब इसके बाद हमारे सामने आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्रॉपिंग पैटर्न। हम इंडिया के अब क्रॉपिंग पैटर्न को समझने वाले हैं। आपने क्लास 9th में इंडिया के ज्योग्राफी के बारे में काफी कुछ पढ़ा है और वहां पर यह आपने जाना है कि इंडिया में कई प्रकार के फिजिकल डाइवर्सिटीज हैं और साथ में कल्चर के प्लुरलिटीज है। ये चीजें आप जानते हैं कि भाई इंडिया में कई सारे लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, कई रिलीजन के, कई कल्चर के लोग रहते हैं। साथ में इंडिया में कई प्रकार की फिजिकल डाइवर्सिटीज भी हैं, मतलब कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर आपको समतल भूमि है, कहीं पर आपको मैदानी इलाका है, कहीं पर आपको पठार का इलाका है। तो बहुत तरीके की डाइवर्सिटीज हैं और इसी प्रकार की डाइवर्सिटी आपको इंडिया के एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में भी देखने को मिलती है और साथ में क्रॉपिंग पैटर्न में भी देखने को मिलती है। मतलब कि इंडिया के अलग अलग इलाके में जाएंगे तो आपको अलग अलग प्रकार की खेती होती है, अलग अलग तरीके से होती है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो इंडिया में जो खेती होती है, चाहे वो आपको जो फाइबर क्रॉप्स का हो गया, वेजिटेबल, फ्रूट, किसी भी चीज का खेती होता है, अगर इसको हम एक तरीके से बांटने की कोशिश करें, कैटेगराइज करने की कोशिश करें, तो हमें यह समझ में आता है कि इंडिया में जो खेती होती है वो 3 प्रकार की होती है। मतलब 3 क्रॉपिंग सीजन है जिसमें कि आपको अनाज लगाया जाता है और काटा जाता है। 3 सीजन कौन कौन से हो गए? पहला आपका रबी सीजन हो गया, दूसरा खरीफ सीजन हो गया और तीसरा ज़ैद सीजन हो गया। 3 सीजन है यहां पर। तो यहां पर सब बारी बारी से हम लोग तीनों सीजन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले रबी क्रॉप्स की बात करते हैं, यानी कि रबी सीजन में जो क्रॉप्स लगाए जाते हैं उनकी बात करते हैं। अब यहां पर जो रबी क्रॉप्स लगाए जाते हैं इनको विंटर की सीजन में लगाया जाता है। मतलब जब विंटर की शुरुआत हो रही होती है, यानी अक्टूबर के समय में लगाया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और इनको जब गर्मी आने लगती है, गर्मी की जब शुरुआत हो जाती है, तब इनको काट लिया जाता है, यानी कि अप्रैल से जून के बीच में इनको काट लिया जाता है।
अब कुछ इंपॉर्टेंट जो रबी क्रॉप्स हैं उसमें उदाहरण है आपका वीट, बार्ली, पीज, ग्राम, मस्टर्ड, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इन क्रॉप्स को इंडिया के बहुत बड़े इलाके में लगाया जाता है, लेकिन कुछ रीजन है, कुछ आपको इलाके हैं जहां पर इनको ज्यादा उगाया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पंजाब है, जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट्स हैं, जिसमें कि आपका पंजाब आ गया, हरियाणा आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया, जम्मू कश्मीर आ गया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर रबी क्रॉप्स को बहुत ज्यादा उगाया जाता है या फिर इनके ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। समझ गए? अब यहां पर अगर आगे बात करते हैं तो आगे यहां पर क्या कहता है वही चीज, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड अदर रबी क्रॉप्स, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन हेल्प्स इन द सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप्स। कहता है कि देखो जो हमारे जनवरी के आसपास जो बारिश होती है, वेस्टर्न टेम्पलेट साइक्लोन्स की वजह से जो बारिश होती है, उसकी वजह से इन क्रॉप्स को काफी मदद मिलती है और ये क्रॉप्स आसानी से ग्रो करने पाते हैं। ठीक है, कहता है कि हाउएवर द सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान हैज आल्सो बीन एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ एबव मेंशन्ड रबी क्रॉप्स। कहता है कि देखो इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन भी हुआ था। ग्रीन रिवॉल्यूशन में बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आई थी, जैसे HYV सीड्स का यूज होने लगा था, फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा यूज होने लगा, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाने लगा। तो इन चीजों की वजह से भी यहां पर ये क्रॉप्स जो हैं इनके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाने लगा इन रीजन में, क्योंकि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था तो उसका असर ज्यादातर आपको पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान के पार्ट्स पर दिखा था और वहां पर इन क्रॉप्स को उगाया जाने लगा उसकी वजह से भी, मतलब एक तरीके से उसको ग्रोथ करने में काफी ये मदद कर रहा था। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे अब हम बात कर लेते हैं खरीफ क्रॉप्स की। तो खरीफ क्रॉप्स की अगर हम लोग बात करें तो खरीफ क्रॉप को लगाया जाता है जब मॉनसून आ रहा होता है। मॉनसून की जब शुरुआत होती है, यानी कि जो जून जुलाई का सीजन होता है, उस समय में यहां पर इनको लगाया जाता है। और साथ में जब यहां पर सितंबर अक्टूबर का समय आता है, मतलब जब ठंडी की शुरुआत हो रही होती है, तब इन क्रॉप्स को काट लिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स खरीफ क्रॉप कौन कौन से हैं? ये हैं आपके पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट और सोयाबीन। इसके अलावा और भी क्रॉप्स हैं। अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे कहता है कि सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन आर असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल एंड महाराष्ट्र, पार्टिकुलरली द कोंकण रीजन एंड अलोंग विद उत्तर प्रदेश एंड बिहार। मतलब राइस प्रोड्यूसिंग रीजन्स आपको यहां पर बताए जा रहे हैं। राइस के बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे, तो वहां पर ये पॉइंट देख लेंगे क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे कहता है कि रिसेंटली पैडी हैज आल्सो बिकम एन इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इन स्टेट्स लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर, दीज आर ओस, अमन एंड बोरो। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये एक स्पेशल पॉइंट है कि यहां पर जो आपका रीजन है असम, वेस्ट बंगाल और ओडिशा का रीजन, यहां पर पैडी के 3 क्रॉप्स उगाए जाते हैं साल भर में। समझ गए? इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, ये हो सकता है कि 1 मार्क्स में आपका पूछ दिया जाए। वैसे अभी तक तो मुझे मिला नहीं है कहीं ये क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है। अब यहां पर आगे बात करें तो आगे कहता है कि रबी और खरीफ सीजन के बीच में एक सीजन आता है, गर्मियों का सीजन, जहां पर जनरली हम लोग नॉर्मल क्रॉप्स को नहीं लगाते, अनाज मतलब जो ग्रेन क्रॉप्स होते हैं उनको नहीं लगाते, और ये सीजन आपका कहलाता है ज़ैद सीजन। यहां पर आपको जनरली जो आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनको उगाया जाता है, जैसे कि आपको जो कुकुम्बर है वो उगाया जाता है, वाटरमेलन उगाया जाता है और भी कुछ प्रकार की सब्जियां उगाई जाती हैं। अब इसको अगर हम लोग और डिटेल में देखना चाहें तो यहां पर आपको यही चीज है, वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स को यहां पर उगाया जाता है। और वहीं कुछ क्रॉप्स होते हैं जो कि किसी सीजन में नहीं उगते, बल्कि उनको पूरा 1 साल चाहिए होता है उगने के लिए। उसमें आपका एक एग्जाम्पल है शुगर केन। शुगर केन को अगर हमें उगाना है तो वहां पर वो 1 सीजन में तैयार नहीं होता है, पूरा 1 साल का वो समय ले लेता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम इंडिया के कुछ मेजर क्रॉप्स की बात करते हैं जो कि यहां पर इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिनको की बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। तो यहां पर कहता है कि अ वेराइटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन सॉइल, क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस।
Major crops grown in India are rice, wheat, millets, pulses, tea, coffee, sugarcane, oilseed, cotton, jute, etc. तो इन क्रॉप्स के बारे में हमें पढ़ना है, इन क्रॉप्स का जो कल्टीवेशन का कंडीशन है वो हमें जानना है, कैसे इनको उगाया जाता है, किस सीजन में लगाया जाता है, किस प्रकार का क्रॉप है, ये सारी कुछ बातें हमें जाननी है। यहां पर यही बात कह रहा है, बेसिक बात है कि भाई देखो इंडिया में बहुत प्रकार के क्रॉप्स उगाए जाते हैं, कुछ उसमें फूड क्रॉप्स हैं और कुछ नॉन फूड क्रॉप हैं, जैसे कि हमारा कॉटन हो गया नॉन फूड क्रॉप, जूट हो गया नॉन फूड क्रॉप, ये भी उगाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले राइस के साथ। राइस क्या है? हमारे देश का स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड कहने का मतलब क्या है? मतलब जो मेन फूड, एकदम बेसिक फूड है जिससे कि लोग अपना पेट भरते हैं, उसकी वो हमारा कौन सा है? वो है हमारा राइस। और यहां पर यही चीज है, स्टेपल फूड क्रॉप फॉर अ मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑफ इन इंडिया। मतलब इंडिया के ज्यादातर लोगों के लिए क्या है? स्टेपल फूड है। आवर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यह भी आप ध्यान रखिएगा, स्टेपल फूड वाला पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। क्यों ध्यान रखिएगा भाई? यहां पर इसलिए आपको यह ध्यान रखना है, यहां पर इसलिए क्योंकि यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा है। क्या पूछा है भाई? व्हाट आर द ग्रोइंग कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द मेन स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया, मेंशन द मेन ग्रोइंग सीजंस। अब यहां पर बात है कि जो मेन आपका स्टेपल क्रॉप है उसके बारे में पूछ रहा है कि उसका उगाने का क्या कंडीशन है, ग्रोइंग कंडीशन। तो आपको ग्रोइंग कंडीशन किसका लिखना होगा? राइस का लिखना होगा। समझ गए? तो यहां पर बात करें तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद। राइस क्या है? एक प्रकार का खरीफ क्रॉप है। इसका ग्रोइंग कंडीशन क्या होता है? इसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, पहला पॉइंट, और इसको हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होता है। एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए होता है। और जिन इलाकों में रेनफॉल कम होता है वहां पर इरिगेशन की मदद से यहां पर एग्रीकल्चर किया जाता है। तो यहां पर 3 पॉइंट्स आपको मिल गए ग्रोइंग कंडीशन का, वो आप ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आप राइस के खेत देख सकते हैं। अब यहां पर आगे हम लोग बात करें तो आगे यहां पर यह तस्वीर है जो कि आपके मैप वर्क के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है मैप वर्क में आइटम पूछेगा। राइस के ग्रोइंग रीजंस यहां पर आप देख सकते हैं। तो आगे मैं बढ़ रहा हूं, आगे और भी बातें हैं राइस के बारे में की गई है। कहता है कि राइस इज ग्रोन इन प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टाइक रीजन। ठीक है, development of dense network of canal irrigation and tubewells have made it possible to grow rice in the areas of less rainfall such as Punjab, Haryana and western UP and parts of Rajasthan। कहता है देखो, जब तुम देखोगे कि राइस का कल्टीवेशन कहां होता है तो तुमको ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इस इलाके में तुमको कल्टीवेशन दिखेगा। लेकिन आज के समय में इरिगेशन की सुविधाएं काफी बढ़ चुकी हैं और यहां पर इरिगेशन की वजह से, मतलब जो आपके कैनल्स वगैरह हैं उनके बनने की वजह से पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान के पार्ट्स में, वेस्टर्न यूपी में, जहां पर जनरली बारिश काफी कम होती है, यहां पर भी आज आपको राइस का कल्टीवेशन देखने को मिलता है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने आ जाता है अगला क्रॉप। अगला क्रॉप कौन सा है? वीट है। वीट की बात करते हैं तो वीट की बात करें तो कहता है कि दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। इट इज द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये मेन फूड क्रॉप है। दिस रबी क्रॉप, वीट क्या है? एक प्रकार का रबी क्रॉप है। ध्यान रखिए, ग्रोइंग कंडीशन आपको सारे क्रॉप्स का ध्यान रखना है। वीट क्या है? एक प्रकार का रबी क्रॉप है जिसको ग्रो करने के लिए कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए। जब इसके पकने का सीजन होता है, राइपनिंग का जब समय आता है, तब इसको ब्राइट सनशाइन चाहिए होता है। इसको 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में एनुअल रनफॉल चाहिए होता है। और ये जो एनुअल रनफॉल होना चाहिए वो एक बार में बारिश नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा थोड़ा बारिश होगा, तब इसके लिए ज्यादा बेहतर रहता है। समझ गए? तो यहां पर कहता है आगे कि इंडिया में 2 इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स हैं इंडिया में। पहला आपका गंगा सतलज प्लेन का रीजन है और दूसरा आपका डेक्कन का ब्लैक सॉइल रीजन है, वहां पर वीट को काफी उगाया जाता है। आगे बात करें तो कहता है कि द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। यह भी आपका पॉइंट हो गया। ये आपका वीट यहां पर क्लियर हो गया। आप यहां पर वीट का कल्टीवेशन देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मिलेट्स की। मिलेट्स मतलब एक प्रकार से जो मोटे अनाज, कोर्स ग्रेन्स कहलाते हैं, उनकी बात यहां पर हम लोग कर रहे हैं। अब मिलेट्स में जो इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं वो आ जाते हैं ज्वार, बाजरा और रागी। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो इनको कोर्स ग्रेन्स के, मोटे अनाज के नाम से जाना जाता है। और ये जो होते हैं इनका काफी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है।
इनमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है और इसके वजह से आज के समय में बहुत सारे डॉक्टर्स भी और बहुत सारे लोग भी मिलेट्स को बहुत रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई हम लोग को क्या करना चाहिए, चावल वगैरह से थोड़ा सा बच करके इसके ऊपर जाना चाहिए ताकि हम लोगों को बहुत न्यूट्रिशन वगैरह मिल सके। जैसे उदाहरण के लिए बताया जा रहा है कि रागी में बहुत ज्यादा आयरन प्रेजेंट होता है, कैल्शियम और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और वहीं ज्वार की बात करें तो ज्वार हमारे लिए थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है। इंडिया में आपके राइस और व्हीट के बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो कौन सा है, वो है हमारा ज्वार। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग साइज और प्रोडक्शन के हिसाब से देखें तो यहां पर जो ज्वार है वो साइज में आपको कितने एरिया में खेती होती है उसमें भी थर्ड नंबर पर आता है, और साथ में जो प्रोडक्शन है, क्वांटिटी है प्रोडक्शन का, उस हिसाब से भी हमारे थर्ड नंबर पर ही वो आता है। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे यहां पर ज्वार के बारे में कहता है कि ज्वार एक रेन फेड क्रॉप है। रेन फेड क्रॉप कहने का मतलब क्या है, मतलब कि यहां पर ये पूरी तरीके से बारिश में ही इसकी खेती हो जाती है और इसको इरिगेशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, मतलब बारिश इरिगेशन ना भी किया जाए तो इसका काम चल जाएगा। अब मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं, वो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर अब बात की जा रही है बाजरा के बारे में कि बाजरा कहां उगता है। भाई बाजरा की बात करें तो बाजरा आपका सैंडी सॉइल पर और साथ में शैलो ब्लैक सॉइल पर उगता है। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। ठीक है, इसके बाद रागी की बात की गई है। रागी एक क्रॉप है जो कि ड्राई रीजन्स में उगाया जाता है, सूखे क्षेत्रों में उगाया जाता है और बहुत अच्छी तरीके से ये उगता है रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी और शैलो ब्लैक सॉइल पर। मतलब बहुत प्रकार के सॉइल लिख दिए गए हैं यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आगे बढ़े तो मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। ठीक, ये आपको क्या हो गए, रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट हो गए। इसके बाद हम लोग अगले क्रॉप पर आते हैं। अगला क्रॉप है हमारा मेज। इट इज अ क्रॉप विच इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर। मेज को हम लोग फूड और फॉडर दोनों तरीके से यूज करते हैं। इट इज अ खरीफ क्रॉप। कैसा क्रॉप है भाई, खरीफ क्रॉप है। रिक्वायर्ड टेम्परेचर्स बिटवीन 21 डिग्री टू 27 डिग्रीज सेल्सियस एंड ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल। ओल्ड एलुवियल सॉइल में ये बहुत अच्छी तरीके से उगता है। ओल्ड एलुवियल सॉइल आपको क्या है पता है, आपने क्लास 9th में अच्छी तरीके से पढ़ा है। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार, मेज इन ग्रोन इन रबी सीजन ऑल्सो। बिहार में मेज को रबी सीजन में भी उगाया जाता है। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एज HYV सीड्स, फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन हैव कंट्रीब्यूटेड द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। अब यहां पर सारे क्रॉप्स के मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट ध्यान में रखने हैं। वो यहां पर आपको ग्रोइंग कंडीशन ध्यान में रखना है क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं। अब यहां पर आप मेज का कल्टीवेशन देख सकते हैं, हो रहा है। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर वीट वर्सेस राइट, वीट और राइस का जो कंपैरिजन है ग्रोइंग कंडीशन का, वो आपको ध्यान रखना है। तो आगे अगर हम देखें तो आगे हमारे सामने क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है मिलेट्स के बारे में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। व्हाट आर मिलेट्स, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो यहां पर आपको तीनों को लिखना होगा, ज्वार, बाजरा, रागी, तीनों के बारे में बताना होगा। मेज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में, ज्योग्राफिकल कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ मेज क्रॉप। तो भाई मेज का आपको इसी प्रकार से लिखना होगा कि क्या क्या कंडीशन चाहिए इसको ग्रो करने के लिए। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने अगला क्रॉप आ जाता है पल्सेस। यहां देखिए वीट के ग्रोइंग रीजन्स आपको दिखाए गए हैं, तो यहां पर आप ये देख सकते हैं। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे पल्सेस के बारे में। तो यहां पर बात करें तो इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और साथ में लार्जेस्ट कंज्यूमर है पल्सेस का। क्यों भाई, क्यों? अब क्यों का पता नहीं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जनरल बात यह है कि भाई देखो पल्सेस के ऊपर यहां पर बहुत ज्यादा पहले से ही जोर रहा है, लोग इसको उगाते रहे। ठीक है, आगे कहता है कि दीज आर मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट। जो पल्सेस हैं वो बहुत अच्छे प्रोटीन के सोर्स होते हैं, और क्योंकि वेजिटेरियन जो होते हैं वो मीट वगैरह खाते नहीं हैं तो उनके लिए प्रोटीन की थोड़ी समस्या होती है। तो यहां पर जो पल्सेस होते हैं वो प्रोटीन बहुत अच्छी क्वांटिटी में लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं। अब यहां पर आगे मेजर पल्सेस के नाम बताए गए हैं जो कि इंडिया में उगाए जाते हैं। वो है तूर, मतलब कि अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पी, ग्राम, ये सारे उगाए जाते हैं।
अब आगे कहता है कि कैन यू डिस्टिंग्विश विच ऑफ दीज पल्सेस आर ग्रोन इन द खरीफ सीजन एंड विच आर ग्रोन इन द रबी सीजन। इन पल्सेस में से कौन सा रबी सीजन में उगाया जाता है, कौन सा क्रॉप सीजन में उगाया जाता है, क्या आपको यह पता चलेगा या फिर क्या आप पता लगा सकते हैं। अब कहता है कि पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन बीइंग लेगुमिनस क्रॉप्स। लेगुमिनस क्रॉप क्या होता है ये आपको पता है, आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है, 9th में भी इसके बारे में बात की गई है थोड़ी मोड़ी, ठीक है। तो यहां पर लेगुमिनस क्रॉप होने की वजह से ये जो क्रॉप्स हैं जिसमें कि अरहर को सिर्फ छोड़ दिया जाए, तो ये जो क्रॉप होते हैं, पल्सेस होते हैं, ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में मदद करते हैं, क्योंकि यहां पर इनके जड़ों में यानी जो इनके रूट्स होते हैं वहां पर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, समझ गए। अब यहां पर आगे कहता है कि देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विथ अदर क्रॉप्स। ये क्रॉप्स को उगाने का एक रीजन ये भी है कि भाई अगर इन क्रॉप्स को उगाया जाएगा तो हमारे जमीन की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो इसलिए इन क्रॉप्स को रोटेशन में उगाया जाता है। एक सीजन इसको उगाया, एक सीजन दूसरे क्रॉप को उगाया, तो यहां पर जब ये क्रॉप लगाया जाएगा तो भाई हमारे सॉइल की फर्टिलिटी कम होने की बजाय क्या हो जाएगी, थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात की गई है, ये हैं आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, ठीक है। अब इसके बाद बारी आ जाती है नॉन फूड क्रॉप्स की, सॉरी फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। ग्रेन्स मतलब अनाजों की हमने बात कर ली, अब हम दूसरे फूड क्रॉप्स की बात करते हैं जो कि अनाज नहीं है। इसमें सबसे पहला आपका आ जाता है शुगर केन, यानी कि गन्ना की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। कहता है कि इट इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ट्रॉपिकल रीजन में ये क्रॉप अच्छे से उगता है और साथ में सब ट्रॉपिकल रीजन में भी ये उगता है। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन आपको पता होगा। अब इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। ये इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन हो गया, ग्रोइंग कंडीशन हो गया, जो कि आपको याद करना है, ध्यान रखना है, समझ गए। अब यहां पर इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर लो रेनफॉल होता है, जहां पर बारिश कम होती है, वहां पर इरिगेशन हमें प्रोवाइड करना होता है, और इसको हम लोग अलग अलग तरीके के सॉइल्स पर उगा सकते हैं। और यहां पर हमें मैनुअल लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि यहां पर आपको जो, अगर आपने कभी गन्ने के खेत देखे होंगे तो यहां पर बहुत मेहनत लगता है, बहुत फिजिकल लेबर लगता है, बहुत ताकत लगती है, और यहां पर इसको सोइंग के समय भी बहुत ताकत लगती है, इसको काटने समय भी बहुत मेहनत करना होता है, मतलब इसकी पूरी खेती में आपका बहुत मेहनत लगता है, समझ गए। अब यहां पर बात करें तो इंडिया के बारे में अगर हम देखें तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। फर्स्ट नंबर पर कौन है, फर्स्ट नंबर पर ब्राजील है। शुगर केन का हम लोग यूज कहां करते हैं, इसको शुगर बनाने के लिए, गुड़ बनाने के लिए, या फिर खंडसारी मोलासिस बनाने के लिए। मोलासिस क्या होते हैं, मोलासिस एक प्रकार का, जब चीनी वगैरह तैयार किया जाता है तब एक प्रकार का रॉ, एक बाई प्रोडक्ट होता है जो कि अल्कोहल वगैरह बनाने में और भी चीजों में यूज होता है, समझ गए। अब मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा, इन सभी इलाकों में शुगर केन उगाए जाते हैं। अब यहां पर ऑयल सीड्स की अब हम लोग बात कर रहे हैं, तिलहन की बात कर रहे हैं, समझ गए, जिनसे तेल वगैरह हम लोग प्राप्त करते हैं, वैसे सीड्स की बात कर रहे हैं। तो कहता है कि 2018 में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट का। ग्राउंडनट क्या है, एक प्रकार का ऑयल सीड है, ठीक है। चाइना के बाद नंबर 1 कौन था, चाइना था। इसके बाद अगर हम लोग रेप सीड की बात करें तो इंडिया में इसका प्रोडक्शन थर्ड लार्जेस्ट था, मतलब कनाडा और चाइना के बाद इंडिया थर्ड नंबर पर था। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो इंडिया में जो ऑयल सीड्स हैं वो काफी ज्यादा क्वांटिटी में उगाए जाते हैं, और इंडिया में जितनी भी जमीन पर खेती की जाती है उसमें से 12% जमीन पर ऑयल सीड्स उगाए जाते हैं। अब जो मेन ऑयल सीड्स हैं जो कि इंडिया में उगाए जाते हैं वो हैं ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सिसम, और इसके बाद सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिन सीड्स, सनफ्लावर। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके ऑयल सीड्स हैं जो कि इंडिया में उगाए जाते हैं। अब यहां पर इन सब का यूज क्या होता है, इन सब का यूज एक प्रकार से तेल निकाल करके हम लोग फूड में यूज करते हैं, ये एक बहुत मेन यूज है। उसके अलावा सोप बनाने में, कॉस्मेटिक में, ऑइंटमेंट बनाने में इनका काफी यूज किया जाता है। अब इसमें से कुछ क्रॉप के बारे में बात की गई है, जैसे ग्राउंड नट के बारे में बात की है कि ग्राउंड नट क्या है, एक प्रकार का खरीफ क्रॉप है, और इंडिया में जितना भी तिलहन उगता है यानी कि ऑयल सीड्स उगाए जाते हैं उसमें हाफ
जो है वो ग्राउंड नट उगाया जाता है। और इसमें गुजरात जो था वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंड नट का। इसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु था सेकंड और थर्ड नंबर पे। इसके बाद अगर हम लोग लिनसीड की बात करें और मस्टर्ड की बात करें, ये हैं रबी क्रॉप्स। इसके साथ ही सीसमम क्या है, एक खरीफ क्रॉप है नॉर्थ रीजन में, और साउथ इंडिया में रबी क्रॉप है। कैस्टर सीड को हम लोग रबी और खरीफ दोनों क्रॉप के रूप में उगा सकते हैं। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हो गए आपके ऑयल सीड्स के बारे में। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं टी के बारे में। टी क्या है, आपका नॉन फूड क्रॉप है, मतलब नॉन ग्रेन क्रॉप है। फूड क्रॉप है लेकिन ग्रेन क्रॉप नहीं है, ठीक है। टी कल्टीवेशन की बात करें तो टी कल्टीवेशन एक प्रकार का प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, जहां पर कि प्लांटेशन क्या होता है हम लोग बात कर चुके हैं, उसी प्रकार से टी को लगाया जाता है। मतलब क्या किया जाएगा, एक बहुत बड़े इलाके पर एक ही प्लांट, कौन सा, टी का प्लांट लगाया जाएगा, और उसमें बहुत सारे लोग क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, काम करेंगे, उसको छांटने में, बोने में, लगाने में, सभी चीजों में। आगे कहता है कि इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर ओन्ड बाय इंडियंस। शुरुआत में इंडिया में चाय लोग नहीं पीते थे। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने इंडिया में चाय को लेकर आए थे अंग्रेज, और उन्होंने लोगों को एक प्रकार से इसकी आदत लगाई, और साथ में यहां पर टी का प्लांटेशन भी अंग्रेज ही शुरू किए थे। आज के समय में जो टी प्लांटेशन होता है, जो टी का पूरा व्यापार है, वो इंडियंस के हाथ में, इंडियंस उसको चलाते हैं। आगे कहता है कि द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, इंडोर्ड विथ डीप एंड फर्टाइल वेल ट्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। अब देखिए भाई, ये ध्यान रखना है आपको कि यहां पर टी के बारे में क्या कह रहा है। टी के बारे में कह रहा है कि ये कहां उगता है, टी प्लांट आपका ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में उगता है क्लाइमेट में, और यहां पर इसको डीप और फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, जो ऐसा सॉइल जिसमें ह्यूमस काफी ज्यादा हो, और यहां पर ऑर्गेनिक मैटर भी काफी ज्यादा हो। यहां पर जो ट्री के बुशेस होंगे, ट्री की जो झाड़ियां होंगी, उसको वार्म और मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए, पूरे साल चाहिए। तो यहां पर आपको टी कल्टीवेशन का एक गार्डन दिखाया गया, यहां भी एक गार्डन है टी का, यहां पर टी की खेती की जा रही है। तो यहां पर यह आपको ध्यान रखना है, याद रखने वाली बात है। आगे यहां पर देखें तो आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर इंश्योर कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स। मतलब क्या, अगर बारिश सालों भर हो, फ्रीक्वेंट हो, तो यहां पर जो ग्रोथ है टी के लीव्स का, वो काफी अच्छा होता है। आगे देखें तो आगे कहता है कि टी इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, इट रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर। टी क्या है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, यहां पर बहुत मेहनत लगता है, बहुत सारे लोग इसमें काम करने होते हैं, और यहां पर लोग आपको कैसे चाहिए, मैनुअल लेवल करने वाले लोग चाहिए, जो कि काफी कम रेट पर काम करने के लिए तैयार हो। क्यों, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है, बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है, समझ गए। कहता है कि टी इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रीस्टोर इट्स फ्रेशनेस। टी का फ्रेशनेस बनाए रखने के लिए इसका प्रोसेसिंग भी टी गार्डन के अंदर ही कर दिया जाता है। और जो मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया में, वो हैं आपके असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में, और इसके साथ ही अगर हम तमिलनाडु और केरल की बात करें तो यहां पर भी आपको कुछ रीजन में उगाया जाता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा में भी ट्री प्रोडक्शन किया जाता है। और इंडिया 2018 में चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट था, सॉरी कंट्री था, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉफी की। तो कॉफी जो है वो इंडिया में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा उगाया जाता है, नहीं, इंडिया में जो कॉफी उगाई जाती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की उगाई जाती है, लेकिन इंडिया के कुछ स्पेशल रीजन्स में ही कॉफी का प्रोडक्शन होता है, कॉफी उगाया जाता है। यही बात यहां पर लिखा हुआ है कि इंडियन कॉफी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। और यहां पर कौन सी वेराइटी इंडिया में उगाई जाती है, तो वेराइटी का नाम है अरेबिका। अरेबिका वेराइटी को सबसे पहले यमन से लाया गया था इंडिया में, और यहां पर आज इसको बहुत बड़े स्तर पर उगाया जाता है और एक्सपोर्ट भी किया जाता है। और ये वेराइटी पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा डिमांड में है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वेराइटी है। जैसे कहता है कि इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदान हिल्स एंड इवन टुडे इट्स कल्टीवेशन इज कंफाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु। इन राज्यों के जो नीलगिरी हिल्स है वहीं पर इसका कल्टीवेशन कंफाइंड है। दूसरे रीजन्स में यहां पर हम लोग कॉफी का कल्टीवेशन नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें
तो आगे हमारे सामने आ जाता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, मतलब कि यहां जो हमारे फल हैं, सब्जी हैं, इनकी बात यहां पर कर रहे हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो कहता है कि 2018 में इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था चाइना के बाद 2018 में। इंडिया इज द प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। मैंगोज उगाए जाते हैं इंडिया में। कहां कहां पे? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। इसके अलावा नागपुर के ऑरेंज, चिरापुंजी के ऑरेंज, और साथ में केरल के बनाना, मिजोरम, महाराष्ट्र, इन सभी जगहों पर जो बनानाज उगाए जाते हैं। मतलब सीधा सीधा बात है भाई, ये जो हॉर्टिकल्चर के क्रॉप्स हैं ये बहुत डिमांड है में है पूरे वर्ल्ड में। अलग अलग रीजन में अलग अलग आपके फ्रूट्स उगाए जाते हैं। जैसे मैंगोज कुछ इलाके में उगता है, ऑरेंजेस कुछ इलाके में उगते हैं, कुछ राज्यों में बनाना उगाया जाता है। इसके साथ ही कुछ राज्यों में पाइनएप्पल उगाया जाता है, जैसे पाइनएप्पल आपका मेघालय। इसके बाद में आपको आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में आपको ग्रेप्स उगाए जाते हैं। इसके साथ ही आपको जम्मू कश्मीर में एप्पल, पीज, एप्रिकॉट उगाया जाता है, जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा डिमांड में है। ये सिंपल सी बात है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने क्या आ जाता है? आगे यहां पर आ जाता है नॉन फूड क्रॉप। अब यहां पर सब्जियों की बात की गई। इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। ठीक है, ये सब्जियों की बात की गई है। अब यहां पर नॉन फूड क्रॉप की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा आ गया रबर। रबर की बात करें तो रबर क्या है? एक प्रकार का इक्वेटोरियल क्रॉप है, मतलब कि इक्वेटर के आसपास के रीजन में इसको उगाया जाता है। लेकिन यहां पर स्पेशल कंडीशन की मदद से ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी इसको उगाया जा सकता है। अब रबर को ग्रो करने के लिए मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, जहां पर रेनफॉल होना चाहिए 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा और टेम्परेचर 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। रबर जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इंडस्ट्री में यूज होता है, इंडस्ट्री में वाइडली यूज होता है, और इसको मेनली इंडिया में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के रीजन में ग्रो किया जाता है। साथ में अंडमान निकोबार आइलैंड और मेघालय के गारो हिल्स में ग्रो किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फाइबर क्रॉप्स की। फाइबर क्रॉप्स में आपके आ जाएंगे कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क। ये चार आपको मेन फाइबर क्रॉप्स हैं जो कि इंडिया में उगाए जाते हैं। जो पहले तीन है, पहले तीन मतलब कि कॉटन, जूट और हेम्प, ये हमें प्राप्त होते हैं कहां से? क्रॉप से प्राप्त होते हैं, मतलब जमीनों में खेती करके हम इसको प्राप्त करते हैं। लेकिन जो लास्ट है यानी सिल्क जो है, उसको हम लोग ककून से प्राप्त करते हैं, सिल्क वर्म से प्राप्त करते हैं, और उसका एक अलग प्रोसेस है, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म हम करते हैं, जिसको कि सेरीकल्चर कहा जाता है। मतलब सेरीकल्चर मतलब क्या? सिल्क वर्म से सिल्क निकालने का जो पूरा प्रोसेस हुआ, उसको चलाने का, वो क्या हो गया? सेरीकल्चर हो गया। ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर। ठीक है, आइए हम सबसे पहले कॉटन की बात करते हैं। कॉटन की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि कॉटन प्लांट का सबसे पहले खोज या फिर जानकारी या फिर कॉटन जो कपड़ा बनाने का पूरा व्यवस्था है, वो सबसे पहले इंडिया में आया था। ओरिजिनल होम माना जाता है। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या है भाई? कॉटन सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। 2017 में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन का, चाइना के बाद। कॉटन बहुत अच्छी तरीके से कहां पर उगता है? ये आपको ब्लैक कॉटन सॉइल पर अच्छी तरीके से उगता है, डेक्कन प्लेटू के रीजन में। इसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, लाइट रेनफॉल या फिर इरिगेशन चाहिए होता है, साल में 210 दिन फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं, ग्रोथ के लिए इसको ब्राइट सनशाइन चाहिए होता है। तो ये कुछ इसके ज्योग्राफिकल कंडीशन हो गए जो कि इसको ग्रो करने के लिए चाहिए। ये एक प्रकार का खरीफ क्रॉप है और इसको 6 से 8 महीने लगते हैं मैच्योर होने में। ठीक है, अब मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया में है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, और इसके बाद कौन सा राज्य है? इसके बाद है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके बाद हमारे सामने आ जाता है जूट। जूट की अब हम लोग बात कर लेते हैं। जूट की अगर हम लोग बात करें तो जूट क्या है? जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। जूट आपको वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल पर आपको उगता है अच्छी तरीके से, फ्लड प्लेन्स के रीजन में। मतलब कि अगर आप लोग देखें, जूट का खेती जनरली कहां पे होता है? वेस्ट बंगाल के जो गंगा नदी के किनारे के इलाके हैं, वहां पर जूट का बहुत ज्यादा खेती होता है। और साथ में अगर आप चले जाए बांग्लादेश में, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा जूट का खेती होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो जमीन है उसमें फ्लड प्लेन का रीजन है, वहां पर बहुत ज्यादा गंगा का पानी आता है, उससे बहुत ज्यादा आपको एक प्रकार से फ्लडी पूरा माहौल रहता है, मॉइस्ट पूरा क्लाइमेट रहता है। मतलब कि जो जमीन है वो बहुत अच्छी तरीके से भीगा हुआ रहता है, ड्रेन्ड आपको जमीन रहता है, इस वजह से।
अब यहां पर इसको ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रोथ के समय में। और यहां पर अगर हम लोग बात करें तो वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, इन इलाकों में बहुत ज्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है। अब यहां पर जूट का यूज किस चीज में किया जाता है? गनी बैग्स को बनाने में, मैट्स को, रोप, यार्न, कारपेट वगैरह बनाने में यहां पर जूट का यूज होता है। अब जूट के हाई कॉस्ट की वजह से आज के समय में पैकिंग मटेरियल के रूप में लोग जूट को छोड़ रहे हैं और सिंथेटिक बैग को यूज कर रहे हैं, खास करके नायलॉन को। मतलब जो आप जैसे सीमेंट की बोरियां वगैरह देखते हैं, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं जो कि मार्केट में आ गई हैं, जो कि काफी सस्ती हैं, और इस वजह से लोग जो है जूट का इस्तेमाल कम से कम करना चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने क्या है? टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, यानी कि जो सरकार है या फिर हमारे समाज में टेक्नोलॉजी के मामले में क्या सुधार हुए हैं, या फिर इंस्टीट्यूशंस क्या बनाए गए कि भाई एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया जा सके, उसको मदद किया जा सके। तो यहां पर टॉपिक का नाम है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो यहां पर सबसे पहले सवाल है कि हमें टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की क्यों जरूरत है? तो भाई देखो, यहां पर हमने देखा, जब चैप्टर का शुरुआत हमने किया था, हमने देखा था कि हमारे देश में जो एग्रीकल्चर हो रहा है वो हजारों सालों से हो रहा है, और यहां पर हजारों सालों से एग्रीकल्चर होने की वजह से लगातार लैंड का यूज हो रहा है, जिसकी वजह से जो लैंड का आउटपुट है, फर्टिलिटी है, वो लगातार एक प्रकार से डिग्रेड हो रहा है। उसके साथ साथ हमारे देश में पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा अब बढ़ चुका है, तो इतने ज्यादा पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करना भी बहुत एक प्रकार से चैलेंज है। हर व्यक्ति को फूड सिक्योरिटी देना भी बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। तो यहां पर इन सब चीजों की वजह से एग्रीकल्चर में हमें ग्रोथ की जरूरत है, एग्रीकल्चर में हमें आउटपुट बढ़ाने की जरूरत है। तो उस आउटपुट को बढ़ाने के लिए, और साथ में हमें यह भी पता है कि इंडिया में करीब 60% लोग जो हैं अपने लाइवलीहुड के लिए किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो उन सभी का लाइवलीहुड बचाने के लिए भी हमें एग्रीकल्चर में ग्रोथ की जरूरत है कि सभी जरूरतों को एग्रीकल्चर से पूरा किया जाए। ये साथ, पहला तो आपको सभी लोगों को फूड प्रोवाइड करना है, दूसरा हमारे लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, तीसरा इतने सारे लोग हमारे एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं, उनके लाइवलीहुड को बचाना है। इन चीजों की वजह से हमें टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की जरूरत है। ठीक है, यहां पर यही कह रहा है कि इट वॉज मेंशन्ड इन द प्रीवियस पेजेस दैट एग्रीकल्चर हैज बीन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया फॉर thousands of years. Sustained uses of land without compatible techno-institutional changes have hindered the pace of agriculture development. कह रहा है कि देखो भाई, हमने क्या किया, जमीन का लगातार इस्तेमाल तो किया, लेकिन हमने किसी भी प्रकार का टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं किया, इंस्टीट्यूशनल चेंज नहीं किया। उसकी वजह से क्या हुआ है, हमारे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट एक प्रकार से रुक रहा है या फिर बाधित हो रहा है। इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री स्टिल डिपेंड अपॉन द मॉनसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी इन ऑर्डर टू कैरी ऑन देयर एग्रीकल्चर। कहता है कि देखो, आज हमारे सामने बहुत तरीके के हमारे टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हो चुके हैं, जैसे इरिगेशन के बहुत सारे सोर्सेज आ चुके हैं, बहुत प्रकार के हमारे पास फर्टिलाइजर, मैन्योर्स वगैरह आ चुके हैं, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, खेती के आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इन सब के आने के बावजूद भी हमारे देश में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कि आज भी जब खेती करते हैं तो वो अपने खेती के आउटपुट के लिए नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, और साथ में वो मॉनसून के ऊपर डिपेंड करते हैं। उनके पास अच्छी इरिगेशन की फैसिलिटीज भी नहीं है। समझ गए? अब यहां पर वही बात करता है, पॉपुलेशन की बात करता है कि भाई, हमने शुरू में पॉइंट बात किया था कि देखो, हमारे देश में पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है, और जितना ज्यादा रेट से हमारा पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है उस हिसाब से हमें फूड की भी जरूरत है। लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे एग्रीकल्चर में बहुत तरीके के चैलेंजेस हैं, तो उन चैलेंजेस की वजह से हमारे लिए फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। लोगों के लिए फूड अरेंज करना एक प्रकार से चैलेंज हो जाता है। अब यहां पर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हमारे देश की 60% आबादी जो है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है अपनी लाइवलीहुड के लिए। और यहां पर इन सभी को सुविधा देने के लिए, मतलब जो किसान हैं उनका आउटपुट बढ़ाने के लिए, जो ये लोग हैं लाइवलीहुड के लिए डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पर, इनका इनकम बढ़ाने के लिए, लोगों को फूड प्रोवाइड करने के लिए हमें सीरियस टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की जरूरत है। अब यहां पर जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना।
फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना तो वहां पर लैंड रिफॉर्म्स कई प्रकार के किए गए। लैंड रिफॉर्म्स कैसे किए गए, जैसे एग्जांपल के लिए आपको कलेक्टिवाइजेशन किया गया। कलेक्टिवाइजेशन कहने का मतलब है कि भाई बहुत सारे किसान अपने जमीन को एक जगह जमा करके उसके ऊपर खेती करते। इसके बाद यहां पर कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग किया गया, मतलब कि चकबंदी एक प्रकार से हिंदी में इसके लिए वर्ड यूज होता है कि कोई किसान है, उसके पास छोटे छोटे जमीन है, गांव में 4 जगह पर जमीन है, तो क्या किया जाए, उसको एक जगह पर बड़ा सा जमीन दे दिया जाए, चारों जमीन के बराबर। इस प्रकार से चकबंदी किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो यहां पर कॉर्पोरेशन की भी सुविधा की गई। इसके बाद जमींदारी व्यवस्था जो हमारे देश में चला करती थी अंग्रेजों के समय में, उसको खत्म कर दिया गया। यहां पर किसानों को जमीन का राइट्स दे दिए गए। ठीक है, इसके साथ ही यहां पर हमने एक प्रकार से बहुत तरीके के इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए जब हमारा देश आजाद हुआ। उसमें कुछ एग्जाम्पल यहां पर आप ये देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर एक परेशानी हमारे सामने क्या है, परेशानी यह है कि हमारे देश में राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से जो लोग हैं उनके पास जो जमीन की क्वांटिटी है वो काफी छोटी हो रही है। वो शुरुआत में भी हम देख चुके थे। अब यहां पर इस चीज की वजह से जो गांव है, हर एक गांव में जो लोग हैं उनके पास जो जमीन है वो छोटी छोटी हो चुकी है। मतलब एक आदमी के पास 4 जगह पर जमीन है लेकिन छोटी छोटी जमीन है। इस वजह से यहां पर हमें कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है कि एक आदमी का 4 जगह छोटा छोटा जमीन ना रहे बल्कि एक जगह पर बड़ा सा जमीन रहे। ऐसा हमें करने की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। अब यहां पर आगे देखें तो आगे यहां पर यह कहता है कि हमारे देश में कई सारे कानून बनाए गए थे इन चीजों को लागू करने के लिए, इस प्रकार के सुधार को करने के लिए, लेकिन यहां पर जब इंप्लीमेंटेशन की बारी आई तो इनका इंप्लीमेंटेशन उतना अच्छा तरीके से नहीं किया गया था। अब जब देश धीरे धीरे आगे बढ़ा आजादी के बाद तो धीरे धीरे यहां पर यह महसूस किया गया कि हमें और भी सुधारों की जरूरत है और भी चेंजेस की जरूरत है। तो यहां पर इसके बाद 1960s में 1970s में बहुत सारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाए गए सरकार के द्वारा ताकि एग्रीकल्चर आउटपुट को बढ़ाया जा सके। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया जिसमें कि हमने क्या किया, एक प्रकार से HYV सीड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हमने इरिगेशन में बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज करनी शुरू कर दी। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सब का हमने यूज करना शुरू कर दिया ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल सके। इसके साथ ही हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन किया। व्हाइट रिवॉल्यूशन में एक प्रकार से हम लोग दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। यहां पर भी हमने इसी प्रकार से हाइब्रिड जो गायें होती हैं, भैंसें होती हैं, उनका यूज करना शुरू किया ताकि यहां पर क्या किया जा सके, आउटपुट बढ़ाया जा सके। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये आपको कुछ शुरुआत के टेक्नोलॉजिकल चेंजेस थे जो कि एक प्रकार से हमारा क्या था, देश में आउटपुट को बढ़ाने के लिए किया गया था। लेकिन यहां पर जब इन चेंजेस को लाया गया, जब इन सुधारों को लाया गया तो इसका असर पूरे देश पर नहीं पड़ा बल्कि देश के कुछ खास हिस्सों पर पड़ा। यह चीज हम पहले भी देख चुके हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आया तो इंडिया के कुछ राज्य जैसे कि पंजाब, हरियाणा, यूपी का वेस्टर्न यूपी, इसके अलावा जो राजस्थान का इलाका है, राजस्थान में भी पंजाब की साइड का जो इलाका है वहां पर बहुत ज्यादा सुधार हमको देखने को मिला, बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला। आज भी वहां पर आउटपुट जो है बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उस समय में ग्रीन रिवॉल्यूशन से इन इलाकों को बहुत ही फायदा हुआ था। लेकिन उसके बाद भी देश में बाकी सारे जो इलाके थे वहां पर लोगों को उतना ज्यादा फायदा नहीं मिला। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सरकार ने जाकर 1980s में 1990s में कई प्रकार के सुधार करने की कोशिश किए, कई प्रकार के चेंजेस लाने की कोशिश की ताकि यहां पर जो किसान है और साथ में जो आपकी खेती है उसको एक प्रकार से हेल्प किया जा सके। जैसे अगर हम लोग देखें तो 1990s में आपको कंप्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया जिसमें कि आपको जमीन की गुणवत्ता को बढ़ाने में, एग्रीकल्चर आउटपुट को बढ़ाने में बहुत सारी कोशिशें की गई। जैसे कि यहां पर क्रॉप इंश्योरेंस लाया गया कि अगर सूखा आ जाएगा तो किसानों के जो फसल है उसका इंश्योरेंस कर दिया जाएगा। अगर फ्लड आ जाए, साइक्लोन आ जाए, फायर हो जाए, डिजीज हो जाए, इन सब से बचाने की कोशिश की गई कि भाई आपको हम इंश्योरेंस दे देते हैं। इसके साथ ही देश के हर हिस्से में ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्थापित की गई, कोऑपरेटिव बैंक स्थापित किए गए ताकि यहां पर किसानों को लोन फैसिलिटीज दिया जा सके और ये लोन काफी सस्ते दरों पर दिया जा सके ताकि किसानों की मदद हो सके। इसके साथ ही अगर हम लोग देखें तो सरकार के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड लाया गया, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम लाया गया, PAIS लाया गया और यह भी एक प्रकार से स्कीम इसीलिए लाए गए थे ताकि किसानों की मदद की जा सके, किसानों को एक प्रकार का सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सके।
अब यहां पर अगर हम लोग देखें, इसके अलावा स्पेशल वेदर बुलेटिन्स लाए गए किसानों को यह बताने के लिए कि कब फसल ठीक, कब मौसम ठीक रहेगा, कब खराब रहेगा, ये सारी चीजें जानकारी देने के लिए बहुत सारे टीवीज पर एग्रीकल्चर प्रोग्राम लाए गए, ताकि यहां पर जो किसान है उनको जानकारी प्रोवाइड की जा सके कि कौन सा फसल लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, इस प्रकार की जानकारियां प्रोवाइड की जा सके। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो सरकार ने कई सारी चीजें की, जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एक प्रकार से ऐलान करना शुरू किया कि भाई इतने दाम पर सरकार आपसे खरीद लेगी, समझ गए। इसके साथ ही रेम्युनरेटिव और प्रोक्योरमेंट प्राइसेस तय किए गए और बहुत सारी चीजें की गई, ताकि यहां पर क्या क्या किया जा सके, किसानों का हेल्प किया जा सके। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर इस टॉपिक से जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर में, जैसे डिस्क्राइब इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इन रिसेंट ईयर्स, ये 2014 का क्वेश्चन है। इसके बाद व्हाट वेयर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द कम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएटेड इन इंडिया इन द डिकेड 1980s एंड 1990s, ठीक है, ये 2015 का क्वेश्चन है। इसके बाद यहां पर क्वेश्चन एक्सप्लेन एनी 5 इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। 5 रिफॉर्म्स आपको लिखने हैं, आसानी से आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर हमारे सामने एक टॉपिक है भूदान ग्रामदान मूवमेंट। भूदान ग्रामदान मूवमेंट क्या है ये जरा सा समझते हैं। यहां पर देखिए महात्मा गांधी जो थे, अपना एक प्रकार से उनके बारे में तो आपको पता है कि वो एक प्रकार से गांवों को मजबूत करने पर बहुत ज्यादा जोर देते थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना स्पिरिचुअल हायर डिक्लेयर किया था कि भाई मेरी जो विरासत है, ये जो मैं काम करता हूं समाज के लिए, मेरी विरासत मेरे जाने के बाद कौन संभालेंगे, विनोबा भावे संभालेंगे, ठीक है। अब यहां पर विनोबा भावे जो थे महात्मा गांधी के बहुत सारे आंदोलन में शामिल थे, उनके सारे सत्याग्रह में शामिल थे। इसके बाद क्या हुआ, गांधी जी के जाने के बाद जो विनोबा भावे थे वो गांधी जी के ग्राम स्वराज के कंसेप्ट को समझाने के लिए लोगों के बीच जा रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये पदयात्रा कर रहे थे ताकि इस बात को, ग्राम स्वराज की बात को लोगों तक पहुंचाया जा सके। अब यहां पर ये एक लेक्चर दे रहे थे या फिर एक स्पीच दे रहे थे आंध्र प्रदेश के पंचमपल्ली में, ठीक है। यहां पर क्या हुआ कि यहां पर कुछ किसान आए इनके पास, किसान मतलब कि लैंडलेस गरीब लोग, मतलब किसान नहीं, मजदूर, भूमिहीन मजदूर जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, वैसे लोग आए इनके पास। कहा कि भाई देखो हमारे पास जमीन नहीं है, हमारा इकोनॉमिक वेलबींग होना चाहिए कि हमें कुछ जमीन मिलनी चाहिए ताकि हम अपना खेती वगैरह करें, अपना ख्याल रखें, ठीक है। तो विनोबा भावे जो थे उन्होंने तुरंत कुछ प्रॉमिस नहीं किया, बोला कि भाई हम क्या करेंगे, हम सरकार से बात करेंगे और आपके लिए कुछ व्यवस्था करवाएंगे, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ पावर नहीं है। तो इस प्रकार की उन्होंने बात कही। लेकिन क्या हुआ, इसी दौरान यहां पर एक व्यक्ति थे वहां पर जो कि उस इलाके के जमींदार थे, जिनका नाम था रामचंद्र रेड्डी। वो सामने खड़े हुए और उन्होंने ऑफर किया कि वो 80 एकड़ जमीन इन 80 लैंडलेस विलेजर्स को बांट देंगे, इनको ये दे देंगे। अब इस जमीन के वितरण का जो प्रोसेस था, ये काम था, इसको भूदान कहा गया। आगे चलकर जो विनोबा भावे थे उन्होंने इस आइडिया को पूरे इंडिया में फैलाया, पूरे इंडिया में लोगों को बताया। बहुत सारे जमींदार जो थे उन्होंने एक प्रकार से गांव के गांव लोगों के बीच में बांट दिए, लोगों के नाम कर दिए, लोगों को दे दिए, और इस प्रकार से इसको नाम दिया गया ग्रामदान। मतलब पूरे गांव की सारी जमीन लोगों को दे दी तो वो क्या हो गया, ग्रामदान हो गया। अब यहां पर बात यह है कि ऐसा नहीं है कि सब लोग खुशी खुशी से ये दान दे रहे थे। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कानूनों का भी डर था, क्योंकि सरकार ने कई सारे कानून ला दिया था, जैसे लैंड सीलिंग एक्ट ला दिया था कि मैक्सिमम एक आदमी के पास कितना जमीन हो सकता है। इसके साथ ही जमींदारी को एबोलिश कर दिया गया था। तो उन सब से बचने के लिए भी बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार के दान का काम किया था, समझ गए, कि गरीब किसानों को यहां पर क्या किया जाए, जमीन दे दिया जाए, समझ गए। और ये जो भूदान ग्रामदान मूवमेंट था, जिसको कि विनोबा भावे द्वारा लॉन्च किया गया था, इसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ब्लडलेस रिवॉल्यूशन इसको कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर हमारा ये जो चैप्टर है ये समाप्त होता है, और इसके बाद आपका आएगा नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।